Hello everyone, beautiful people. Hope so you're doing well in your life. I'm Rosal मिश्रा. So जैसे मैंने कुछ दिन पहले जो शॉर्ट्स के माध्यम से जो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आप लोगों को बताई थी, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे. तो मस्त इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होने वाला है. कोई एकदम आराम से देखो, दिमाग खोल कर. कोई जरूरी नहीं कि तुमको आना ही चाहिए. बस इंटरेस्टिंग है. सीखो, सिखाओ, दूसरों को शेयर करो, है ना. तो जैसे मैंने हिस्ट्री में जो शॉर्ट्स मेरा देखा है, हिस्ट्री 1, मैंने जिसमें हिस्ट्री को बताया है और आपको प्रोविजनल और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को गेस करना है. सो उसमें जो वो शॉर्ट्स देखे हैं उससे ये रेलिवेंट है. तो जो सबसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में जाने कि उसके प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, और उस प्रोविजनल डायग्नोसिस के बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना. तो और उसके जो थर्ड में जो हमको बहुत मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगता है, रिस्क फैक्टर, और इस केस में ये पेशेंट को कैसे डेवलप हुआ. सो एज कि हम लोग शॉर्ट्स में जानते कि हमारा हिस्ट्री क्या था. सो हमारा हिस्ट्री जो था कि पेशेंट जो था, हमारा एज वो 65 ईयर जेंटलमैन थे. ठीक है. उनका चीफ कंप्लेन क्या था? चीफ कंप्लेन क्या था कि सबसे पहला था डिस्पनिया था. डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था. ठीक है. जो कि कितने दिन के लिए था? फॉर 6 मंथ. 6 मंथ से था उनको ये प्रॉब्लम. ये मेनली जब वो सीढ़ी चढ़ते थे या जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे तब उनको ये हो रहा था. तो इसमें चीफ कंप्लेन में ये आया, चेस्ट पेन था उनको तकलीफ थी चेस्ट में. चेस्ट पेन था. मेरा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. सेकंड पॉइंट चेस्ट पेन हो गया. थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड क्या हिस्ट्री लेकर आए थे कि वो अनइंटेंशनली वेट लॉस हो रहा है उनका. अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है उनका. ठीक है. अनइंटेंशनल वेट लॉस के कारण. और आपका चौथा क्या है? उनका क्या और प्रॉब्लम था? ड्राई कफ था. ड्राई कफ था. ये ड्राई कफ परसिस्टेंट था. और आपका क्या था? वो नॉन प्रोडक्टिव थी. नॉन प्रोडक्टिव थी. ये 3 थी. और इसमें से जो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो आपको इस पॉइंट पे रखना है और इस पॉइंट पे रखना है. तो ये हुआ आपका 4 पॉइंट. और भी बहुत सारे थे कि उनका जो HRCT है, HRCT ऑफ चेस्ट क्या क्या दिखा रहा था उनको, क्या क्या मतलब वहां पे दिख रहा था. तो जो सबसे पहला है हमें क्या दिख रहा था, वो था हमें रेटिकुलर ओपेसिटीज. क्या दिख रही थी? रेटिकुलर ओपेसिटीज. और जो दूसरा दिख रहा था हमको, बेसल प्रीडोमिनेंस, हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस हो रही थी. तो ये सब हिस्ट्री था उनका, है ना. तो उनके बेसिस पे ये केस क्या चीज का है?
तो आईपीएफ का केस है ये, क्योंकि इसमें दो चीज देखो, इसमें से वैसे मेजर कैटेगरी में तो बहुत कुछ आते हैं। इंस्पायरेटरी क्रैकल आता है, फाइन इंस्पायरेटरी क्रैकल जिसको बोलते हैं वो आता है। तो ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का केस है, ये प्रोविजनल डायग्नोसिस है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात हम बाद में करेंगे। तो क्या होता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो आप लोग बने रहो वीडियो पे, मैं बताता जा रहा हूँ। वैसे देखो, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये क्या है, क्रोनिक है। क्योंकि 6 मंथ देख रहे हो कि वो जो है 6 मंथ के बाद आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम था ये तब से वो इग्नोर कर रहे थे, और 6 मंथ बाद जब ये उनके डेली टू डेली एक्टिविटी काम में जब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, तब वो आए हमारे पास। तो सबसे पहला ये क्या है आपका कि ये क्रोनिक है। सो ध्यान से मैं क्या करूंगा, इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं बुक का, इसको पूरा हिंदी में संधि विच्छेद जिसको बोलते हैं, संधि विच्छेद करके मैं बताऊंगा कि है क्या ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सो गाइस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्रॉनिक है। सो क्या है, इट इज क्रोनिक, ठीक है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्रोनिक, ठीक है। प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिंग, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिंग, तो ये आपका न्यूमोनिया का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है कि थिकनिंग, जो इंटरस्टिशियल सेल है जो आपके लंग्स में, उनका थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये न्यूमोनाइटिस का ही है एक इडियोपैथिक फॉर्म, जिसका अननोन रीजन है, जिसका हम लोग रीजन नहीं जानते हैं। तो मेनली इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, जो मैंने अभी टर्म बोला आपको, इंटरस्टिशियल, जो एल्वियोलाई है, जो सेल के अगल बगल में जो सेल हैं, उनको इंटरस्टिशियल ऑफ लंग्स बोलते हैं। तो उनका थिकनिंग के कारण क्या होता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जो अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे उस बारे में। सबसे पहले क्या है, इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ठीक है। इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया जिसका हम कॉज नहीं जानते, जिसका, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, जिसका हम लोग क्या कॉज हमें नहीं पता, गेस कर सकते हैं पर नहीं पता। और ये जो मेनली है, मेनली जो है ये ओल्डर एज को अफेक्ट करता है, ओल्डर एज को करता है। और ये जो एसोसिएटेड विथ हिस्टोपैथोलॉजिक और रेडियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ यूआईपी, हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न ऑफ यूआईपी। तो ये यूआईपी क्या है भैया, तो यूआईपी है आपका, ये न्यूमोनिया का ही टाइप है, जिसमें कि आपका क्या होता है, ये न्यूमोनिया यूजुअल, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। सो फर्दर आए हम, तो ये समझ गए कि आपको फिर से बता तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है, कि ये क्या है, सबसे पहला क्रोनिक है।
और ये क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, और ये निमोनिया का ये है। तो इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस इंटरस्टिशियल निमोनिया है, जिसका कॉज अननोन है। कॉज क्या है, अननोन है। मेनली जो है ओल्डर एज में होता है। मेनली किस में होता है, ओल्डर एज में होता है। दैट इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोपैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ यूआईपी, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये हुआ बात आपका इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का। और हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसीलिए इसको ध्यान में रखना होता है कि ये इरिवर्सिबल होता है एंड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव भी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव भी होता है। तो ये हुआ आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो पढ़ लिए। ये देखो मैंने छोटा सा एक लंग्स बनाया था, इसमें लंग बनाया था जिसमें ये ट्रैकिया है, ये लंग है, और इसको जूम करके मैंने दिखाना चाहा था कि ये आपका मान लो यहाँ पे ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स है, और ये जो आपका है मान लो एल्वियोलाई है। तो जो ये एल्वियोलाई होता है ना, ये जो एल्वियोलाई है, इनके जो इनको होना चाहिए इलास्टिक, गैसेस डिफ्यूजन के लिए इनको होना चाहिए इलास्टिक। अब यही थिक होने लगेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बना, वो अपना काम ही, अपना जब फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाएगी। ऑक्सीजन गैसेस एक्सेस तो घट रही है ना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाएगी। सो यही था हमारा इडियोपैथिक, इसका कुछ बेसिक नॉलेज। अब आएंगे हम लोग इसके एपिडेमियोलॉजी में। तो एपिडेमियोलॉजी में हम ध्यान देने वाली बात क्या है कि एज, ठीक है, एज मोर देन 50 ईयर में ये कॉमन है। और कौन से जेंडर में होता है, तो ये मेनली मेल पॉपुलेशन में कॉमन है। और रिस्क फैक्टर की बात रही, तो जो रिस्क फैक्टर की बात रही तो हम बाद में इसके बारे